नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब लोक साहित्य तथा लोक साहित्य के विविध पक्षों पर बात कर रहे हैं। लोक साहित्य पढ़ते समय हम लोगों ने लोक तथा जन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है तथा इसे किस तरीके से समझा जा सकता है, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम सब ने लोक साहित्य के विविध रूपों को समझने की कोशिश किए तथा लोक क्या होता है, लोक की परिभाषा क्या होती है, लोक तथा जन में किस तरीके का अंतर दिखाई पड़ता है या दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के दिखाई पड़ते हैं। लोक या जन की जो संस्कृति होती है वह किस तरीके से अपने अंदर विविध पक्षों को समाहित की हुई दिखाई पड़ती है, आदि आदि इसी प्रकार के अनेक बिंदुओं को हम लोगों ने एक एक करके समझा। आज हम उसी लोक साहित्य जो कि हम पिछली क्लास में पढ़े कि लोक साहित्य क्या है और उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसके इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों द्वारा जो निर्मित परिभाषाएं हैं उनको समझते हुए हम सब ने लोक साहित्य तथा जनपदीय साहित्य का एक विस्तृत अध्ययन अपने सामने किया। आज हम उसी लोक साहित्य के विविध रूपों की बात करते समय लोक साहित्य का विस्तार किन किन क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है तथा उसकी विधाओं के रूप में लोक साहित्य किन किन पक्षों को लेते हुए हमारे समक्ष उपस्थित होता है, इन बिंदुओं को आज समझने की हम कोशिश करते हैं। चूँकि लोक साहित्य के विविध पक्षों या विविध रूपों की जब हम बात करते हैं तो इससे भी एक बात स्पष्ट हो जाती है कि लोक साहित्य कोई छोटे दायरे को अपने अंदर समाहित किया हुआ नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि इसका जो विस्तार है वह बहुत व्यापक है और व्यापकता होने के नाते भी लोक साहित्य का फैलाव, रसाव एवं बनावट काफ़ी समृद्ध भी है। इस क्रम में हम सब ने एक एक कह करके परिभाषाओं की दृष्टि से, शब्दकोशों की दृष्टि से लोक साहित्य के बसाव था उसको देखने की कोशिश किए थे। हम सब ने जाना था कि लोक या जन जिस समूह में अपनी मूल प्रवृत्ति अर्थात यथार्थ जो स्थिति होती है, उस प्रवृत्ति को जिस रूप में, जिस स्थिति में, जिस स्वरूप में जीता हुआ, खेलता हुआ, बोलता हुआ, गाता हुआ, अर्थात कैसे भी अपने मूल अवस्था में रहते हुए जो प्रस्तुत करता है, उसी का कहीं न कहीं एक समेकित या सम्मिलित स्वरूप हम लोक साहित्य के अंतर्गत देख पाते हैं। चूँकि यह एक विस्तृत और काफ़ी व्यापक परंपरा है जो मौखिक क्षेत्र में या मौखिक तौर तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर प्रवाहमान बनी रही, लेकिन जब इसका लिपिबद्ध होना शुरू हुआ, जब इसे लिखित स्वरूप में ढालने की कोशिश की जाने लगी, तब इसके स्वरूप में लेखन का विविध रूप उभर कर दिखाई पड़ने लगा। चूँकि लेखन का वह स्वरूप जो मुख्य धारा या शिष्ट साहित्य में देखने को मिलता है, उसका वह स्वरूप तो यहाँ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जो जनमानस है, जो जनता है, जो सामान्य जन है, जो साधारण व्यक्ति है, उसके आसपास उसमें जिन परिस्थितियों का
बनावट या मूल मूल प्रवृत्तियों में जिस स्वरूप का कहीं न कहीं सृष्टा होता है, जिस स्वरूप की कहीं न कहीं दखल होती है, जिस स्वरूप में वह अपने को प्रस्तुत करता है, उसी का कहीं न कहीं विस्तृत या व्यापक स्वरूप हम उसके जीवन के विविध पक्षों के रूप में देख पाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी उसकी विचारधारा बनती है, जैसी वह जीवन शैली अपनाता है, जैसा उसके आसपास का वातावरण होता है, जैसे उसके आसपास के लोग होते हैं, जैसी परिस्थिति में वह जीता है, जिन-जिन परिस्थितियों में अपने समय, अपने संसार का निर्माण करता है, उन्हीं परिस्थितियों का कहीं न कहीं हस्तक्षेप वह अपने व्यक्तित्व में भी उतारता है और यही व्यक्तित्व उसके चरित्र का निर्माण करने में महती भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि वह एक समय के बाद अपने जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक अर्थात सुख और दुख सभी पक्षों को जीता हुआ महसूस करता हुआ दिखाई पड़ता है और इसी परिप्रेक्ष्य में वह विविध क्रियाओं को, विविध भावों को, विविध चरित्रों को निर्मित करता हुआ भी दिखाई पड़ता है, जिसका हम समेकित रूप या जिसका हम वर्णित रूप उसके संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके जीवन शैली, उसके क्रियाकलाप, उसके रोज़मर्रा के दैनिक जो घटने वाली घटनाएँ हैं, उसके स्वरूप के रूप में हम देखते हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत इन्हीं इन्हीं भावों को कहीं न कहीं उतारा जाता है, उसको देखा जाता है, उसे कहीं न कहीं सृजित करने की कोशिश की जाती है। इसका केवल और केवल संपादन या उन भावों को सुरक्षित करने वाले लेखकों के द्वारा कहीं न कहीं लेखन किया जाता है। इसमें एक बात हम सबने गौर किया था कि इसमें कोई बहुत बड़ा लेखक ज़्यादातर नहीं दिखाई पड़ता, जो व्यक्तिगत तौर पर इन सभी भावों का कहीं न कहीं लेखन करता हो, बल्कि इसका जो लेखक होता है, वह जन-सामान्य से जुड़ा हुआ, वह सामूहिक रूप से जुड़ा हुआ, वह किसी व्यक्ति विशेष से हटकर वह समाज स्रष्टा के रूप में देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एक व्यक्ति के स्थान पर कई व्यक्तियों का समूह इसका रचनाकार दिखाई पड़ता है और यह भाव कहीं न कहीं लोक साहित्य को और भी समृद्ध बनाता है। समृद्धिपन इस मामले में भी है कि इसमें जो दिखता है, जो जीता हुआ मनुष्य जिस प्रवृत्ति, जिस स्वरूप में जैसे ही दिखाई पड़ता है, उसके कहीं न कहीं घटनाओं में, उसके गीतों में, उसके कहानियों में, उसी स्वरूप में वह इंगित भी किया जाता है। यही कारण है कि इसमें अलंकारिकता, इसमें व्याकरण के छंदबद्ध नियमों का कहीं प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि उसमें यथार्थता, सरल, सहज और स्थानीय भाषाओं का पुट इसमें शामिल होता हुआ दिखाई पड़ता है। आज हम लोक साहित्य में कितने पक्ष शामिल किए जा सकते हैं या किन-किन बिंदुओं को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है, इस पे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुनः इसके एक-एक पक्षों पर बात करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक हम लोक साहित्य को यह समझे हैं कि लोक साहित्य जनजीवन का दर्पण है, यह जनता के हृदय का उद्गार है, सर्वसाधारण जनता जो कुछ सोचती है, जिन भावों की अनुभूति करती है, उसी का प्रकाशन उसके साहित्य में उपलब्ध होता है। इस विषय पर हम सभी पहले भी और अभी अभी हम लोगों ने बात भी किया कि जो जनमानस है, जो जनजीवन है, उसी का कहीं न कहीं दर्पण हम इस लोक साहित्य के अंतर्गत देख पाते हैं। दर्पण कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीवन
जिस स्वरूप का जीवन या जिस भावों से निर्मित जीवन हम जनता के बीच में देख पाते हैं, सामान्य जनता के बीच में देख पाते हैं, जिसमें एक शिष्ट जन से इतर जो सामान्य जन होता है, जिसमें दलित, असहाय, किसान, मजदूर, दलित जो दास है, जो 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 गुलाम है, जो स्त्रियां हैं, इस प्रकार के जितने स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, गरीब अमीर, उन सभी से हटकर जो भी चीज़ें इसमें इंगित की जाती है, उन सभी का कहीं न कहीं जनजीवन का, उन सभी के जनजीवन का यथार्थ प्रतिबिंब यहाँ दिखाई पड़ता है। इसीलिए यह कहीं न कहीं उन सामान्य जनजीवन का दर्पण है। यह उनके हृदय का उद्गार है, अर्थात जो हृदय में उनके निवास होता है, हृदय में जो व्यक्त होता है, उसको वह अपने कहीं न कहीं जुबान पर प्रदर्शित करते हुए दिखाई भी कर पड़ते हैं। यह अनुभवों पर आश्रित कुछ सूक्तियों में ऐसी अनुभूति उपलब्ध होती है। जो ये साहित्य होता है, इसमें कुछ उस तरह के सूक्तियों को शामिल किया जाता है, जो उनके जनजीवन में, जो उनके अनुभवों में कहीं न कहीं उपलब्ध की जाती हैं। अनुभवों के हिसाब से वह उपलब्ध करते हैं, जो अन्यत्र नहीं पाई जा सकती। जनजीवन से संबंधित नाटकों देखने के लिए जनता की जो पार भीड़ एकत्रित होती है, वह उनकी लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लोक की संवेदना के अनुरूप भाषा के तेवर बदलते रहते हैं। यह मनोरंजन का उत्कृष्ट रूप है। यह लोकमानस के अंतः में गहरे रूप में विराजमान होता है। ये एक खास प्रवृत्ति है जो लोकमानस या लोक साहित्य को और समृद्ध बनाने की कोशिश करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोकमानस है, जो लोक जनजीवन है, उसमें जो भी रचा-बचा होता है, वही कहीं न कहीं विविध पक्षों से, चाहे वो गीत हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कहावत हो, चाहे वो पहेलियाँ हो, चाहे वो मुहावरे हों, चाहे वो किंवदंतियाँ हो, चाहे वो मिथक हो, इनका जो भी समेकित रूप से स्वरूप हम विविध रूपों में देख पाते हैं, वह विविध रूप जितने ही स्वरूपों में शामिल किए जाते हैं, जिन 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 लेखनी जिन जिन परंपराओं द्वारा उसका लेखन किया जाता है, उसको इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, उन सभी का एक जगह स्थितिबद्ध या एक जगह लेखनबद्ध हम इस लोक साहित्य के अंतर्गत पाते हैं या देखते हैं। अब लोक साहित्य को जो कई वर्गों में बाँटते हैं, जिन लोक साहित्य पर हम बात कर रहे हैं, जब उस पे हम उसके विविध पक्षों या विविध रूपों को देखने की कोशिश करते हैं, तो इसे कई वर्गों में बाँटा जा सकता है। इसमें कुछ वर्ग यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। पहला है लोकगीत, दूसरा है लोक गाथा, उसके बाद तीसरा है यहाँ लोक कथा, उसके बाद लोकनाट्य, फिर लोक सुभाषित। लोकगीत जो पहला पॉइंट है, इससे आप समझ सकते हैं कि यह लोक साहित्य के अंतर्गत आने वाले जो पक्ष हैं, जो विविध रूप हैं उसके, जब हम लोक साहित्य को तोड़ते हैं, तो वह लोक साहित्य कई रूपों में दिखाई पड़ता है। जिस तरह से मुख्य धारा जो साहित्य है, उसमें कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, ये विविध पक्ष उसके हैं, और ये विविध पक्ष ही मिलके साहित्य का एक विस्तृत साहित्य का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह लोक साहित्य में लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोकनाट्य, लोक में और भी जो कहावतें, किंवदंतियाँ, जो जो मुहावरे, पहेलियाँ, ये जितनी सारी चीज़ें इकट्ठा की गई हैं, जितनी सारी चीज़ इसमें शामिल किए गए हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर एक-एक करके हम अध्ययन और विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत जैसा कि हम नीचे भी लिखे हैं कि जो लोक सुभाषित है, जो अंतिम 5वां पद है, उसमें लोक सुभाषित के अंतर्गत मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ, पहेलियाँ, बुझौल आदि जो बच्चों के गीत हैं, पालने के गीत हैं, खेल के गीत हैं आदि, इस सभी प्रकार के विषयों को यहाँ शामिल किया जाता है। और इसमें जनता अपने प्रतिदिन व्यवहार में जो भी जिस भी रूप में वो प्रदर्शित करती है, उसका कहीं न कहीं स्वरूप यहाँ दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त लोक साहित्य के इस
अंतिम प्रकार के प्रकीर्ण जो साहित्य होता है उसको कहीं न कहीं जो जनता के जनमानस की चीज़ होती है, जो जनता जिसमें अपने को जीती हुई पाती है, उसका यथार्थ प्रतिबिंब हम यहाँ देखते हैं या देख पाते हैं। अब एक-एक करके हम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले हमने देखा था लोकगीत, और इसे हम फ़ोक लिरिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो लोकगीत क्या होता है? लोकगीत के कितने प्रकार हैं? लोकगीत में किन बिंदुओं को हम देख पाते हैं? इन सभी पर एक-एक करके हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लोकगीत अ, जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है लोकगीत, कि लोकगीत क्या है? इसमें 2 पद हैं, एक है लोक और दूसरा है गीत। लोक और गीत, जैसा कि हम पहले लोक पर काफ़ी बातें कर चुके हैं, और लोक या जन क्या होता है, किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस पे तो पहले बात कर चुके हैं। फिर भी हम इस पे एक छोटी-सी पहल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और फिर गीत क्या होता है उस पे विधिवत हम समझते हैं, विधिवत बात करते हैं। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है कि लोकगीत जो होता है वह भारतीय साहित्य के प्राण बिंदु हैं। इसमें प्रचुरता एवं व्यापकता के दर्शन होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की अपनी गीत संपदा है। उस लोक का यथार्थ इन लोकगीतों में देखने को मिलता है। उनमें सहजता, रसमयता, प्रवाहमयता जैसे गुण होते हैं। इन लोगों में मधुरता रहती है। सहज भाव से लोक में इसकी प्रस्तुति की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोकगीत होता है वह जनमानस के अंतर्मन की जो जो पक्ष होते हैं, जो उसके अंतर्मन में चल रहा विचार है, उसका कहीं न कहीं व्यापक रूप हम लोकगीतों के माध्यम से देख पाते हैं। इसमें प्रचुरता होती है एवं व्यापकता के दर्शन मिलते हैं। प्रत्येक पक्ष के लोगों की अपनी संपदा होती है, और ये सत्य भी है कि प्रत्येक जो जाति हो, चाहे प्रत्येक धर्म हो या प्रत्येक वर्ग के जो लोग हैं, उन सब की एक अपनी अलग-अलग संस्कृति है, और वही संस्कृति कहीं न कहीं उन्हें गीतों को निर्मित करने, कहानियों को निर्मित करने, उपदेशों को निर्मित करने, किंवदंतियों को या मिथकों को निर्मित करने की कोशिश कराती है। कहने का तात्पर्य है यही कि जितने भी समाज में वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों की अपनी-अपनी एक समझ है, अपनी-अपनी एक शैली है, अपनी-अपनी एक संस्कृति है, और उसी संस्कृति से वो अपने विविध पक्षों को समृद्ध या समाहित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि लोकगीतों पे बात करें तो लोकगीतों में वे उसी रूप को ढालने, उसी रूप को सृजित करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो जीते हैं, जो अपने आस-पास घटते हुए देखते हैं, जिसमें उन्हें सुख-दुःख की अनुभूति होती है, उसी पक्ष को वो लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों में यदि गरीबी या दुःख का कोई अभाव नहीं, किसी अभाव का कोई कहीं प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें किसी किसी तरीके से इन स्थितियों का कहीं न कहीं रचाव-बसाव नहीं होता, तो उनके गीतों में प्रसन्नता के बिंदु तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अभाव, दुःख और संवेदना, इस तरह के जो पीड़ा का भाव है, वह बहुत कम दिखने को मिलते हैं, बल्कि उनमें प्रसन्नता, खुश या जो विलासिता है, उसके भाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये भावों से इतर जो सहजता, जो प्रवाहमयता, जो जनजुड़ाव से जनजीवन से जो जुड़ाव है, जो जिसमें सुख हो, दुःख हो, जिसमें करुण हो, जिसमें एक दूसरे की संवेदना से जुड़ने का भाव हो, ये जिन पदों में, जिन स्वरूपों में देखने को मिलता है, वो सभी के सभी लोकगीतों में शामिल किए जाते हैं। लोकगीत विभिन्न पक्षों को शामिल करता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे ऋतुओं में विभिन्न तरह के अवसरों पर जो अवसर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर विभिन्न सरकारों के अवसरों पर गाए जाते हैं। ये सरकार नहीं बल्कि समाज है, इस सामाजिक स्तरों पे जो समाज है, उनमें शामिल किए गए विभिन्न जो सामाजिक जो
30 त्यौहार हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ वही है कि 30 त्योहारों पे जो गीत गाए जाते हैं, कुछ जातियाँ होती हैं उनके अपने खासकर गीत होते हैं, श्रम के गीत होते हैं जो थकावट दूर करने के लिए गाते हैं। इस प्रकार की विभिन्न श्रेणियाँ हमें देखने को मिलती हैं और इन श्रेणियों को कहीं न कहीं शामिल करते हुए जो गीत निर्मित किए जाते हैं उन गीतों को हम एक-एक करके यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आप देख भी सकते हैं कि श्रेणीबद्ध विभाजन इसका किया गया है, जिसमें पहला संस्कार गीत, दूसरा ऋतु संबंधी गीत, तीसरा श्रम संबंधित गीत, चौथा जाति विषयक गीत और पांचवा है विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न कुछ रसानुभूति के गीत। यानी जिन स्थितियों में, जिन परिस्थितियों में हम गीतों का एक स्वरूप अपने अंतर्मन में देखते हैं, समझते हैं, उनका कहीं न कहीं किस किन भावों से, किन किन परिस्थितियों से, किन किन सामाजिक या सांस्कृतिक दृश्यों में वो गीत निर्मित किए जाते हैं, उन्हीं को हम एक-एक करके यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इससे पूर्व हमें एक बहुत महती चीज़ पे बात कर लेने की ज़रूरत है कि जो गीत होता है, वो गीत क्या है? किस तरह के गीतों पे हम बात कर रहे हैं या बात करना चाहिए, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो गीत होता क्या है? इसको इसको पहले समझते हैं कि जो गीत हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस गीत पे हम बात कर रहे हैं, तो वो गीत क्या है? उसकी विशेषता क्या है? पहले उस पे हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं कुछ बिंदु यहाँ पर गीतों की विशेषता के तौर पर लिखा हूँ और इसे हम समझ लेते हैं, एक-एक बिंदु करके जान लेते हैं। जो गीत है वो साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक-एक बिंदुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। जो गीत होता है वह साहित्य की एक लोकप्रिय विधा होती है और उसी लोकप्रिय विधा के नाते जो गीत है वो अपने अलग परिप्रेक्ष्य को लेकर उपस्थित होती है। इसमें एक मुखड़ा होता है तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। देखिए, मुखड़ा और अंतरे को समझने की पहले कोशिश करते हैं। जैसे हम गीत गाते हैं तो उसमें कई पंक्तियाँ होती हैं और उन पंक्तियों में भी कई कई भाव होते हैं। तो एक जो पंक्ति होती है उसे कहीं न कहीं मुखड़ा कहा जाता है और उस मुखड़े में जो उतार-चढ़ाव होता है, गीतों में आप अधिकतर देखिएगा भाव में परिवर्तन होता है। जब उसे गाया जाता है, उसको गुनगुनाया जाता है, तो अलग-अलग भावों को प्रदर्शित किया जाता है और उस प्रदर्शन में ही हम समझ जाते हैं कि यह जो गीत है, वह विरह का गीत है या किसी खुशी का गीत है या किसी प्रसन्नता का गीत है। अगला पॉइंट है कि गीत को सिर्फ गाया जाता है, सुनाया नहीं जाता, क्योंकि यह गेय पद्धति में ही लिखा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी हम गीत और लोकगीत, कहानी अर्थात लोक कथा, लोक गाथा, इन सभी पक्षों को क्रमशः समझ पाएंगे। तो अगला है पॉइंट जो दिया हुआ है कि जो गीत होता है वह सिर्फ गाया जाता है। गीतों को केवल गाने के लिए ही सृजित किया जाता है। जैसे कविता है, कविता को हम नॉर्मली भी पढ़ लेते हैं और उसे लयबद्ध करके भी पढ़ते हैं। लेकिन जो गीत होते हैं, जब तक आप इसे लयबद्ध रूप में नहीं देखते हैं, लयबद्ध नहीं करते हैं, तब तक आप इसे सही तरीके से सुना नहीं पाते, सही तरह के भाव को प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो इसीलिए इसमें इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश की गई कि इसे गाया जाता है और चूँकि सुनाया नहीं जाता, जैसे हम कहानियों को सुनाते हैं, वो नहीं होता है, इसे गाया जाता है और इसीलिए यह गेय पद्धति है। गीत 2 प्रकार के होते हैं, एक वैदिक होता है और दूसरा लौकिक होता है। वैदिक कहने का तात्पर्य है जो वेदों से कहीं न कहीं जिसका लगाव है, जुड़ाव है, रसाव है, बनावट है और वेद परंपरा को लेकर चला होता है। एक गीत ऐसा होता है जिसमें धार्मिक पक्षों पर ज़्यादा बात की जाती है और वो धार्मिक पक्ष जो शास्त्रीयता का ज़्यादा वर्णन करता है, जिसमें संस्कृति के बारे में कम, लेकिन उस शास्त्रों के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है। समाज में किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, किस नियमबद्ध तरीके से अपने को अध्ययन करना चाहिए, इन पद्धतियों पर बात गीतों के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है। दूसरा है जो लौकिक होता है। लौकिक कहने का मतलब जो लोक से जुड़ा हुआ है, जो जन से जुड़ा हुआ है। जन किस तरीके से जीता है,
किन किन विचारों को अपने आसपास जीते हुए, सहन करते हुए, आसपास भोगते हुए अपनी जीवनचर्या का क्रियाबद्ध तरीके से अध्ययन करता है, उसमें कहीं न कहीं महसूस करता है। इन सभी बिंदुओं को जिस गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है उसे लौकिक गीत कहते हैं। तो ये 2 प्रकार इसका दिखाई पड़ता है, वैदिक और लौकिक। वैदिक में क्या होता है, शास्त्रीय पद्धति से, जैसे श्रेष्ठ साहित्य के गीत होते हैं, उसमें क्या होता है किसी महान पुरुष या महान देवी देवता भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। उस तरह के नायकों को गढ़ा जाता है और उन नायकों को कहीं न कहीं सर्वश्रेष्ठ या प्रमुख नायक मानते हुए उनके कर्तव्यों के या उनके जीवन पहलुओं पर हम कहीं न कहीं उनसे गुहार करते हैं, उनके जीवनचर्या पर हम समृद्धिपन पर बात करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि उनका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़े। तो इस तरह के जो गीत दिखाई पड़ते हैं वो वैदिक गीतों की परंपरा को निभाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जबकि लौकिक परंपरा में इन सभी से इतर जो सामान्य जनजीवन है, यहाँ नायक भी सामान्य दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल आम जनजीवन का। और अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पीड़ा, दुख और कष्ट के पहलू दिखाई पड़ेंगे। अपने जनजीवन में, अपने आसपास में जो भी चीज़ें महसूस करते हुए, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे पुरुष का कोई भी व्यक्ति हो, जैसे दलित हो, किसान हो, दास हो, मजदूर हो, गुलाम हो, ये जो भी जो पुरुष दिखाई पड़ते हैं, उन सभी के मन में जो भी भाव इंगित होता है उसका ही विस्तृत रूप हम लौकिक गीतों में देख पाते हैं। अगला जो बिंदु है वह है गीत। गीत को संगीत के सुरों में बांधने से वह गाना बन जाता है। अर्थात यहाँ यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गीत होता है वह गाने में कैसे बदलता है। जो हम गाना फिल्मों में या सिनेमा घरों में या जो हम सिनेमा देखते समय गाना सुनते हैं, उसमें और गीत में क्या अंतर है। तो जो गीत होता है वह संगीत के सुरों में बांधने से वह गाना बन जाता है। कहने का तात्पर्य है जब तक वह शब्द है, अगला पॉइंट भी है कि गीत शब्द होता है, संगीत सुर, ताल, धुन और गाना इन दोनों में के नियमबद्ध संयोग से बनता है। जो गीत होता है वह केवल शब्द है, अर्थात जब उसे कॉपी पर या जब उसे मस्तिष्क में केवल शब्दबद्ध कर दिया जाता है तो वो गीत हो जाता है। वो अभी गुनगुनाने के क्रम में नहीं होता, लेकिन जब उसे गुनगुना कर उसमें संगीत या सुरताल भर दिया जाता है। सुरताल कहने का मतलब है उतार चढ़ाव, उसमें निपात और अनुपात, इस तरह के भाव जब हम उसमें भर देते हैं, जब उसका संगीत से मिश्रण कर दिया जाता है, जब उसे वाद्य यंत्रों से शामिल कर दिया जाता है, सुर तालों से कहीं ना कहीं सुसज्जित कर दिया जाता है, तो यही जो गीत होता है वह गाना बन जाता है। तो दोनों के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दोनों के फ़र्क को समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह जान जाते हैं कि गीत क्या है और गाना क्या है। फिर हम इसमें विभेद कर भी लेते हैं और विभेद करके समझ भी लेते हैं। इसको और व्याख्यायित करने के लिए हमने कुछ बिंदुओं को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि जो गीत होता है वो गीतकार लिखता है। गीतकार लिखने का मतलब रचनाकार होता है जो गीत लिखता है। जैसे कविता को कौन लिखता है, कवि लिखता है, उसी तरह जो गीत होता है वो गीतकार लिखता है, उसकी धुन संगीतकार बनाता है। माने दोनों अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग लोग होते हैं। जो गीत लिखता है वह एक शब्दबद्ध लिखा जाता है, शब्द के तरीके से हमने कुछ शब्द लिया और उसको लिख दिया, उसे लय तुक और छंद इस तरह का स्वरूप दे दिया। लेकिन जो संगीत, उसमें जो जो सुर ताल भर रहा है, जो उसे संगीत उत्पन्न कराने की कोशिश कर रहा है, वो अलग होता है। म्यूजिकियन जिसे बोलते हैं, म्यूजिशियन जिसे कहा जाता है, वो म्यूजिशियन उसमें ये कोशिश करता है कि इसमें किन किन सुरों का प्रयोग किया जा सकता है, किस तरीके से संगीतबद्ध इसे किया जाता है। तो दोनों अलग अलग बिंदु हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं, ये हमेशा ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ एक बिंदु हमने ये लिखने की कोशिश की है कि जो लिखा गया शब्द है वही मुखड़ा कहलाता है। जैसे कविता या गीत हम इसे कहते हैं, जब उसे ताल या सुर और वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है तब वह गाना बन जाता है। इसको पहले भी हम दोहरा चुके हैं कि किस तरीके से जो गीत होता है वो गाना के रूप में बन जाता है। अगला बिंदु है कि जो गीतों का लेखन है हमारा मनोरंजन करने एवं दैनिक क्रियाकलापों से आने वाली थकावटों को दूर करने के लिए
प्रयोग किया जाता है या उनकी प्रस्तुति की जाती है। ये हम आज से नहीं बहुत पहले से ये जानते हैं कि जो गीतों का लेखन है वो क्यों किया जाता है या उनका स्वरूप क्यों गढ़ा जाता है। तो उसमें हम कुछ बिंदुओं को जो देख पाते हैं कि दैनिक जो क्रियाकलाप हैं, जो दिन रोज हम रोज़मर्रा के जीवन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उन क्रियाकलापों से जो भी हमें अर्जित होता है, मान लीजिए थकावट हो रही है, मानसिक टेंशन हो रहा है या किसी प्रकार का तनाव हो रहा है, उन तनावों को दूर करने के लिए भी हम कहीं न कहीं गीतों को सुनते हैं और एक दूसरे से जब हम वार्तालाप करते हैं उसमें कुछ सुख और दुःख के बिंदुओं को देखने की कोशिश करते हैं। जब हम एकांत में बैठकर अपने को बोर हो रहे होते हैं, अपनी उदासी को कहीं न कहीं अपने मस्तिष्क में उलझते हुए पाते हैं, तो उस समय हम संगीत के मधुर धुनों को केवल गुनगुना लेते हैं, तो हमारी सारी तनाव, सारी परेशानी दूर होते हुए नज़र आती है। तो कहीं न कहीं इसमें गीतों की कितनी महती भूमिका होती है, वो देखी जा सकती है। इसी बात को यहाँ बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कुछ लोकगीतों की विशेषताओं को बताने की बात है। लोकगीत क्या होते हैं और उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा है और देखने की कोशिश किया है। तो लोकगीत की जो विशेषताएँ हैं वो विविध हैं और उसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ बिंदु दे रहे हैं, जिसको हम भली प्रकार समझ सकते हैं। पहला बिंदु है कि यह लोक के गीत होते हैं, जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज अपनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझा जा सकता है कि यह लोक के गीत होते हैं, यानी लोगों के बीच के गीत होते हैं और जिन्हें एक व्यक्ति नहीं पूरा समाज अपनाता है, यानी समाज यह समझता है कि यह हमारे आसपास की चीज़ है, यह हमारे जीवन की चीज़ है, यह हमारे जीवन को प्रस्तुत कर रहा है, इसीलिए वह पूरी घटना, पूरी जो संवेदना है उसको अपने जीवन में जीता है, अपने जीवन में अपनाता है। इसमें 7 तत्व दिखाई पड़ते हैं और एक-एक यहाँ पर तत्वों को हमने लिखा भी है। पहला है पात्र, कथानक, इसमें सेटिंग क्या होती है, इसमें थीम क्या होती है, इसमें घटनाएँ क्या होती हैं, इसमें वास्तविक जीवन क्या होता है। उन सभी चीज़ों को ये 7 तत्वों में विभक्त करके शामिल किया जाता है। पात्र कहने का मतलब जो चरित्र होता है, किसी व्यक्ति के विषय में अगर बात की जा रही है तो वो पात्र हो जाता है। कथानक मतलब कहानी से। सेटिंग का मतलब होता है कि कितने छंदों में, कितने पदों में, कितने वाक्यों में इसे गढ़ना है, उसकी एक सेटिंग होती है, उसी की एक थीम होती है। थीम भी कहेंगे तो हम समझ सकते हैं कि थीम क्या होती है, कि हम किन थीमों को लेकर, यानी यह मिथकीय होगा या किसी लोक जीवन से जुड़ा होगा या किसी राजा महाराजा के जीवन से जुड़ा होगा, किस प्रकार के थीम को हम लेकर इसमें शामिल हो रहे हैं, ये बिंदु इस पे दिखाई पड़ती है। घटनाएँ तो समझ सकते हैं जो आस-पास घटित होती है, किन-किन घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है, तथा वास्तविक जीवन तो आप भली प्रकार समझ सकते हैं। वास्तविक जीवन से तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ें जैसी ही रूप में घट रही है, उस समाज में जिस तरीके से वो जीवन घट रहा है, उन सभी का इसमें कहीं न कहीं रचाव और बसाव होता है। जो लोकगीत होते हैं, लोगों की एक विशेष समूह संस्कृति या जो उप संस्कृति है, उप संस्कृति द्वारा साझा की जाने वाली संपूर्ण मौखिक परंपरा होती है। जो संस्कृति होती है, जो जो उनके बीच में जो घटित होती है, जो रोज़मर्रा के जीवन की जो घटनाएँ होती हैं, उन्हीं सभी चीज़ों का एक विशेष समूह द्वारा किस तरीके से आपसी संबंध उसमें प्रस्तुत होता है, साझा रूप में किस तरीके से दिखाई पड़ता है, किस तरीके से लोक जनमानस एक स्थान पे रहते हुए अपने आस-पास की क्रियाएँ करते हुए एक दूसरे के साथ बड़े ही प्रेम और मधुरता के साथ रहते हैं। उसमें कहीं खटास भी है तो मिठास भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से दिखाई पड़ता है, ये इसकी विशेषताओं में हम देखते हैं, यानी लोकगीतों में कहीं न कहीं पाते हैं। लोकगीतों में कहानियाँ, मिथक, किंवदंतियाँ, कहावतें, कविताएँ, चुटकुले आदि मौखिक परंपराओं के रूप में शामिल रहती हैं। माने कहने का तात्पर्य है कि जो लोकगीत होता है उसमें किन चीज़ों को हम देख पाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कहानियाँ होती हैं वो मिथक होती हैं, किंवदंतियों के रूप में गढ़ी गई होती हैं। जो किंवदंतियाँ होती हैं लोगों के ज़ुबान पे जो चलती हैं, जो आस-पास जो भी व्यक्ति होते हैं, जो
चाहे पुराने हो या नए हो या बूढ़े हो या नौजवान हो, उनके बीच में जो भी किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, जो उनकी परंपरा से चली आ रही हैं, जो कहावतें प्रसिद्ध हैं, जो चुटकुले प्रसिद्ध हैं, उन सभी की एक मौखिक परंपरा यहाँ पर शामिल होते हुए दिखाई पड़ती हैं। यह लोक परंपराओं की वाहक होती है, अर्थात लोक परंपरा कहने का तात्पर्य है जो रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं। लोक परंपरा से तात्पर्य है कि जो रीति रिवाज, पर प्रथा, मान्यता आदि जैसे सांस्कृतिक भाव जो भी हमें दिखाई पड़ते हैं, उन सभी का वाहक होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की कोशिश इसके माध्यम से की जाती है। लोकगीत समाज की धरोहर ही नहीं, लोक जीवन का दर्पण। ये पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से ये लोक जीवन का दर्पण होते हुए दिखाई पड़ती है। वो केवल एक धरोहर नहीं, क्योंकि हम इसी के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से यह जान पाते हैं कि हमारी जो संस्कृति, जो पुरातन संस्कृति है, वो किस तरीके से रही, उस समय का समाज किस तरह का रहा, उस समय के लोग किस तरीके के रहे, हमारे पूर्वजों के बीच किन चीज़ों को लेकर काफ़ी महती एक बनावट थी, किन बिंदुओं पर वो ज़्यादा फोकस करते थे। इन सारी चीज़ों को हम इन लोकगीतों के माध्यम से या लोक कथाओं के माध्यम से या लोक नाट्य के माध्यम से भरपूर या भली प्रकार से देखते हैं, समझते भी हैं। लोकगीतों के निम्नलिखित रूप दिखाई पड़ते हैं, जिसमें परियों की कहानी है, दंत कथाएं हैं, मिथकीय कथाएं हैं, व गाथाएं हैं तथा किंवदंतियां हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन सभी बिंदुओं से कहीं न कहीं निर्मित होकर लोकगीत या लोक जो साहित्य है, उसके विविध पक्ष निर्मित हुए हैं। तो लोकगीतों में भी जो चीज़ देखने को मिलती है, उसमें जैसे हम गीतों के माध्यम से ये देखते हैं कि किसी राजा महाराजा की कहानियों पर कहीं न कहीं कोई गीत बनाया गया है, उनके प्रेम गाथाओं पर कोई भी गीत निर्मित किया गया है, या किसी नायक की प्रसिद्धि पर कोई गीत निर्मित किया गया है, या किसी देवी देवता के प्रभाव या उसके कहीं न कहीं स्वरूप को देखते हुए गीत निर्मित किया गया है। परियों की कहानी होती है, या दंत कथाएँ होती हैं, या मिथकीय जो कथाएँ या कहावतें होती हैं कि हमारे जैसे पूर्वज किस तरीके से किन घटनाओं को कहीं न कहीं जीते हुए, किन परिस्थितियों में जीते हुए अपने को बलशाली बनाए रखा, तमाम तरह के परेशानियों को झेला। तो ये सारी चीज़ें, गाथाएँ जो भी कहानियाँ जो भी गढ़ी गई हैं, उसको हम किस तरीके से गीतों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं और आज भी सुन रहे हैं, इसी का स्वरूप हम यहाँ देख पाते हैं। जो लोकगीत में वे सभी परंपराएं शामिल की जाती हैं जिन्हें हम मौखिक रूप में से सीखते और प्रसारित करते हैं। अर्थात यह मौखिक परंपरा है, और मौखिक परंपरा होने के नाते इनमें उन सभी बिंदुओं को देखने की कोशिश की जाती है, जिस प्रकार से हम इसके अंतर्मन में देखते भी हैं कि किस तरीके से वह परंपरा, वह संस्कृति, वह सभ्यता, वह रचाव बचाव इसमें दिखाई पड़ते हैं। लोकगीतों की भाषा स्थानीय भाषा या बोली होती है, अर्थात जो आम जन के बीच बोलचाल में प्रयोग की जाती है। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि जो स्थानीय बोलचाल की भाषा है, जो स्थानीय बोलचाल की बोली होती है, जो वहाँ के लोग बोलते हैं, जनमानस जो गाती है, जिसमें जीती है, जिसमें वह अपने दिनचर्या की क्रियाकलाप को करती है, उन्हीं उन्हीं बोलियों को, उन्हीं भाषाओं को इसमें